हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। पर आज की कहानी भेजी है हमें दिल्ली के रहने वाले दीपक मिश्रा जी ने। दीपक जी लिखते हैं, आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके गलत कर्मों के नतीजे आपका अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। मानसून की पहली बारिश के बाद मौसम बेहद ही सुहाना हो गया था। ऐसे में कबीर निकल पड़ा शहर की पहाड़ियों से कुछ सुंदर फोटो क्लिक करने। कबीर पेशे से सीए था, पर शौक के लिए काफ़ी ट्रैवल करता था और ब्लॉग बनाता था। इस बार वो अपने शहर दिल्ली से दूर राजस्थान के अलवर शहर में आया हुआ था। क्या करे, उसका ट्रैवल ब्लॉग बनाने का शौक ही कुछ ऐसा था कि ऑफिस से छुट्टियां मिलते ही वो बस निकल पड़ता घूमने। अलवर शहर में उसका मन रम गया था। यहाँ के पुराने जमाने की इमारतों के बारे में उसने अब तक पढ़ा था, पर देखा पहली बार था। बचपन में और कॉलेज की पढ़ाई में भी उसने जितना इतिहास पढ़ा था, ये सारी इमारतें उसी इतिहास की याद दिलाती। साथ ही अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरे इस जिले की प्राकृतिक सुंदरता ने कबीर का मन मोह लिया था। पर उसे क्या पता था कि सुंदरता ही उसके लिए काल बनेगी। सुहाने मौसम में कबीर अपनी धुन में था। वो पहुंच गया अलवर के वाला किला पर। वहां उसने काफी सारे सुंदर फोटो क्लिक किए। ये सुंदर जगह उसे अपनी सी लगी, मानो जैसे उसका कोई नाता हो इस जगह से। अपने व्लॉग के लिए वो सेल्फी स्टिक पर अपना आईफोन सेट करता है और लग जाता है वीडियो बनाने। अपने फ़ोन के सेल्फी और बैक कैमरा से वो खुद के साथ साथ अरावली की पहाड़ियों से दिखने वाले सुंदर नज़ारे शूट कर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा साया मोबाइल की स्क्रीन पर दिखता है। कबीर सहम जाता है। वो रिकॉर्डिंग रोक कर शूट किए वीडियो को देखने लगता है, पर उसे वीडियो में कुछ नहीं दिखता। कबीर इसे वहम समझकर दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। उसे रिकॉर्डिंग करते हुए अभी 1 मिनट ही हुआ था कि उसे पहाड़ियों से किसी लड़की की आवाज़ आती है। सुशांत, सुशांत, तुम मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते। सुशांत। कबीर पलट कर चारों ओर काफी नजरें घुमाता है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कबीर वापस अपनी कार में बैठता है और होटल के लिए रवाना हो जाता है। किले से निकलकर उसने अभी थोड़ा रास्ता तय ही किया था कि तभी एक लड़की अचानक से कार के सामने आ जाती है। कबीर अपनी स्टीयरिंग तुरंत घुमाता है और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से कबीर की कार खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने से कबीर की कार का पुर्जा पुर्जा अलग हो जाता है और कबीर एक पेड़ के ऊपर लटक जाता है। तभी गाड़ी का एक पुर्जा झाड़ पर गिरता है, जिससे एक झटका लगता है और कबीर नीचे एक चट्टान पर गिर जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कबीर का एक्सीडेंट होते हुए कुछ टूरिस्ट ने देखा। उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी सर्विस पर कॉल किया और कुछ समय बाद ही एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है। लगभग 1 दिन बाद कबीर की हॉस्पिटल में आंखें खुलती है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और कहते हैं, लेटे रहिए, मुश्किल से ही बचे हैं आप। अगर आप उस पेड़ पर ना गिरे होते और सीधा ही किसी चट्टान से टकरा जाते तो मौत आपकी निश्चित थी। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता है। वो कबीर से कहता है, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं आप? कबीर कहता है, मैं अब ठीक हूँ इंस्पेक्टर, बस कुछ दर्द है और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर पूछता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? कबीर जवाब देता है, सर, मैं तो बस अपने होटल जा रहा था, पर फिर अचानक कोई लड़की सामने आ गई। मैंने उससे बचाने के लिए कार के स्टीयरिंग को घुमाया। फिर बारिश भी हो रही थी और ढलान भी थी, इसलिए बैलेंस बना ही नहीं और कार खाई में जा गिरी।
इंस्पेक्टर कहता है। हो सकता है कोई गांव की लड़की हो। खैर छोड़िए, वैसे एक बात अच्छी हुई, आप जहाँ एक्सीडेंट के बाद गिर गए वहाँ आपके ऊपर एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिससे हमारा एक 30 साल पुराना केस सॉल्व हो गया। कबीर पूछता है, पुराना केस? कैसा केस? इंस्पेक्टर बताता है। 30 साल पहले एक लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तब उसका पता नहीं चला और अब उसका कंकाल आपके ऊपर पड़ा मिला। उस कंकाल का DNA कराया तो वो उसी रेणुका का निकला जो गुमशुदा हुई थी। कबीर को रेणुका का नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, पर वो अपनी सोच में डूब जाता है। इंस्पेक्टर कबीर को पूछता है, अरे कहाँ खो गए जनाब? कबीर हड़बड़ा कर कहता है, कहीं नहीं। आप क्या कह रहे थे सर? इंस्पेक्टर कहता है, मैं कह रहा था कि आपके परिवार वालों को बुला लीजिए। एक तो आपकी कार जो कबाड़ा हो चुकी है, उसका भी आप थोड़ा तियापाचा करवाइए ताकि आपको इंश्योरेंस मिल सके, जिससे आपकी मदद हो जाएगी। कबीर कहता है, सर बचपन में ही मेरे माता पिता का एक एक्सीडेंट हो गया था। अब मैं इकलौता हूँ, इसलिए कोई नहीं है मेरा। मैं जैसे ही डिस्चार्ज होऊंगा मैं खुद इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँगा। अच्छा इंस्पेक्टर, मेरा कैमरा और मोबाइल तो ठीक हालत में मिले होंगे ना? इंस्पेक्टर कहता है, नहीं सर, आपका कैमरा और मोबाइल तो नहीं मिले। वो वहाँ खाई में ही गिर गए होंगे और टूट गए होंगे, या फिर अब तो बारिश के पानी में ख़राब भी हो चुके होंगे। तो ठीक है सर, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। कबीर के दो दोस्त रमेश और दीपक दिल्ली में ही रहते हैं, पर कबीर उनको परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि दीपक की तो अभी शादी हुई थी, वो गया था अपना हनीमून मनाने। इसलिए कबीर ने इंस्पेक्टर के आगे उनका नाम लिया ही नहीं। तभी कबीर के कंधे और पीठ में दर्द होता है। वो डॉक्टर से कर्राते हुए पूछता है, डॉक्टर, मेरे कंधे या पीठ में ज़्यादा ही चोट लगी है क्या? डॉक्टर कहता है, नहीं तो वहाँ तो आपको जरा भी इंजरी नहीं हुई है, पर हो सकता है खिंचाव आ गया हो या मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। आप आराम कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उनके बाद आप ठीक हो जाएंगे। कबीर वापस लेट जाता है। 2 दिन बाद कबीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। थाने जाकर वो इंश्योरेंस की कार्रवाई के लिए ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और उसके बाद वह दिल्ली आ जाता है। कबीर के कंधे और पीठ में दर्द अब हमेशा रहने लगा था। उसे ऐसा लगता जैसे उसने पीठ पर वजन उठा रखा हो। कबीर के दोस्त दीपक की शादी अभी हाल ही में हुई थी, इसलिए वो हनीमून पर गया था, पर रमेश शहर में ही था। वो कबीर से मिलने आता है और उसकी हालत देखकर उसे डॉक्टर रिधिमा का एड्रेस देता है। रिधिमा आर्थोलॉजी की बहुत मशहूर डॉक्टर थी। कबीर रिधिमा के क्लिनिक जाता है। वो रिधिमा से कहता है, मैम ये कंधे और पीठ का दर्द मैं हर वक्त महसूस करता हूँ, इसका कोई इलाज करे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रिधिमा कहती है, डोंट वेरी, आपके एक्सीडेंट के बाद आपकी मसल्स में खिंचाव आ गया होगा, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। फिर रिधिमा कबीर को एक टेबल पर लेट जाने को कहती है और उसकी मसाज करती है। कबीर को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। रिधिमा कहती है, अब आपको कुछ दिन रोज थेरेपी के लिए आना होगा। फिर वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। असल में रिधिमा कबीर को पसंद करने लग गई थी। पहली नज़र में कबीर ने ना जाने उसके ऊपर क्या जादू किया कि रिधिमा का दिल कबीर पर आ गया था। लगभग आधे घंटे बाद कबीर चला जाता है। रिधिमा कबीर के ख्यालों में खोई हुई अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसे एक डरावनी आवाज़ आती है, वो सिर्फ मेरा है, दूर रहे उससे दूर, वरना मारी जाएगी। रिधिमा इधर उधर नजरें घुमाती है पर कोई नहीं दिखता। उधर रमेश कबीर के घर पर भी था। दोनों दोस्त आधी रात तक बियर पीते हैं और सो जाते हैं। सुबह कबीर अपने ऑफिस निकल जाता है, पर रमेश सोया रहता है। कबीर का वो दर्द वापस आ चुका था। कबीर ऑफिस में एक फाइल
चेक कर रहा था, तभी उसके हाथ से वो फाइल नीचे गिर जाती है। कबीर जैसे ही उस फाइल को लेने के लिए नीचे झुकता है, उसकी आंखों के आगे किसी लड़की के बाल आ जाते हैं। कबीर घबरा जाता है। वो अचानक से उठता है, फिर खुद से कहता है, शायद मेरा वहम होगा। उधर रमेश को कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो कहता है, कौन इतनी सुबह सुबह रो रहा है?" तभी एक डरावनी आवाज आती है, सुशांत और मेरे बीच में जो आएगा वो मारा जाएगा। आवाज सुनकर रमेश घबरा कर खड़ा हो जाता है। तभी एक डरावनी लड़की ऊपर से उसके ऊपर गिरती है। रमेश जमीन पर गिर जाता है। वो लड़की उसके सीने पर बैठ जाती है और कहती है, वो सिर्फ मेरा है, उसकी जिंदगी का हर एक पल, सारा समय मेरा है। फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे और सुशांत के बीच में आने की? रमेश कहता है, कौन सुशांत?" वो लड़की कहती है, वही जिसके साथ तू दोस्ती का दिखावा करता है और उसके और मेरे बीच आ रहा है। रमेश कहता है, पर उसका नाम तो कबीर है। अच्छा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कभी कबीर, मेरा मतलब है कि सुशांत से मिलूंगा भी नहीं। वो लड़की कहती है, अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। इतना कहकर वो लड़की रमेश के सीने में अपना हाथ घुसा देती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है। शाम को जब कबीर घर आता है तो रमेश का ये हाल देखकर रोने लग जाता है। वो पुलिस को फोन करता है, साथ ही रमेश की फैमिली को भी। पुलिस आकर अपनी कार्यवाही करती है और कबीर से पूछताछ करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के जाने के बाद कबीर अकेला एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी रितिमा का कॉल आता है। वो कहती है, हेलो कबीर, आज आप आ नहीं रहे क्या? कबीर उसे सारी बात बताकर रोने लग जाता है। रिधिमा कहती है, मैं अभी आपके घर आ रही हूँ। बीते एक दिन में ही दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। रिधिमा कबीर के पास जैसे ही आती है, कबीर उसे सीने से लगाकर रोने लग जाता है। कुछ देर बाद बात करने के बाद रिधिमा वापस अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी रिधिमा को कार में आवाज आती है, मैंने कहा था ना, दूर रहना उससे। रिधिमा चारों ओर देखती है पर कोई नहीं दिखाई देता। वो डर कर जल्दी से घर पहुंचती है। रिधिमा घर का दरवाजा जल्दी से बंद करती है, फिर हांफते हुए बाथरूम जाती है। वहाँ वो अपना चेहरा धो ही रही थी कि तभी उसको सामने के कांच में वही डरावनी लड़की का चेहरा दिखता है। वो डर के जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ती है, वो लड़की सामने आ जाती है और रिधिमा का गला पकड़ कर कहती है, जो मेरे और सुशांत के बीच आएगा वो मारा जाएगा। इतना कहकर वो लड़की रिधिमा के हाथ पांव मोड़ने लग जाती है। रिधिमा की एक एक हड्डी टूटने लग जाती है। रिधिमा दर्द से तड़प उठती है। रिधिमा चीखती है पर वो लड़की रिधिमा की हड्डियां, सारी हड्डियां तोड़ देती है। इसके बाद वो रिधिमा की गर्दन मोड़कर हड्डी तोड़ देती है, जिससे रिधिमा की मौत हो जाती है। अगली सुबह दीपक दिल्ली आ चुका था। कबीर और दीपक कबीर के घर पे ही थे। तभी वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और पूछता है, कबीर कौन है? कबीर जवाब देता है, मैं हूँ कबीर, पर क्या हुआ? इंस्पेक्टर कहता है, आप डॉक्टर रिधिमा को जानते हैं? कबीर कहता है, हाँ, पर हुआ क्या? इंस्पेक्टर जवाब देता है, उनका मर्डर हो गया है। आखिरी कॉल उन्होंने आपको ही किया था। कबीर बीच में कहता है, हाँ, वो कल मुझसे मिलने भी आई थी, फिर वो 8 बजे चली गई थी। इंस्पेक्टर कहता है, और कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहेंगे? कबीर ना करता है।
इसके बाद इंस्पेक्टर चला जाता है। कबीर दीपक से कहता है, यार ये हो क्या रहा है, पहले रमेश अब रिधिमा। तभी कबीर को कंधे में तेज दर्द होता है। दीपक कहता है, सब बाद में सोचेंगे, पहले तेरे इस दर्द का कुछ करते हैं, वरना तेरी हालत तो खराब होती जा रही है यार। दीपक कबीर को एक हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कबीर के टेस्ट करता है, सब नॉर्मल आते हैं। फिर वो कबीर का वजन देखता है तो वजन 144 किलोग्राम मशीन में दिखता है। कबीर कहता है, व्हाट द फक, हाउ दिस इज पॉसिबल? बट डॉक्टर ये हो कैसे सकता है? मेरा वजन इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है? मैं तो इतने वजन का दिखता भी नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है, आप रुकिए, मैं अपने सीनियर स्पेशलिस्ट को बुला लाता हूँ। डॉक्टर वहां से चला जाता है। कबीर चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसका मन ना जाने क्यों एक सेल्फी लेने का करता है। आखिर बहुत दिन हो गए थे उसे सेल्फी लिए हुए। उस एक्सीडेंट के बाद उसने कोई अपनी फ़ोटो क्लिक ही नहीं की थी। वो जैसे ही मोबाइल का कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन देखकर डर जाता है। वो देखता है एक लड़की उसके कंधे पर बैठी हुई थी। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन सफ़ेद हो जाती है। फिर कबीर स्क्रीन पर देखता है कि कबीर का एक्सीडेंट के बाद जिस पेड़ के नीचे वो गिरा था, उसी पेड़ से कंकाल नीचे गिरता है, जो सीधा कबीर के कंधे पर गिरता है। देखते ही देखते वो कंकाल उस डरावनी लड़की में बदल जाता है। तभी मोबाइल की स्क्रीन के दृश्य बदलने लगते हैं। कबीर मोबाइल की स्क्रीन पर देखता है कि वो एक खूबसूरत लड़की के साथ होता है। लड़की कबीर से कहती है, सुशांत, तुम मुझसे शादी कब करोगे? हमें घर छोड़े 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, मैंने सबको छोड़ दिया। सुशांत कहता है, करेंगे रेशमा, जरूर करेंगे, पर अभी सुहागरात तो मना ले। रेशमा कहती है, 1 महीने से हम यही तो कर रहे हैं। तुम हमेशा शादी को टाल देते हो। यहाँ आने से पहले तो कह रहे थे कि हम 2 दिन में शादी कर लेंगे, फिर घर वालों को मना लेंगे। सुशांत कहता है, मैं बताने ही वाला था। मैंने परसों ही पंडित जी से बात की। उन्होंने कहा है कि कल कोर्ट मैरिज के बाद वो हमारी शादी मंदिर में भी करा देंगे। अब तुम बताओ, क्या मुहूर्त के बिना शादी करनी चाहिए क्या? पर अब आज तो सुहागरात मना लेते हैं ना। रेशमा हाँ में सर हिलाती है। फिर दोनों संभोग करने लग जाते हैं। रेशमा सो रही थी। तभी सुशांत के पिताजी उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा अब तो अपनी नौकरी से फुर्सत निकाल, 7 दिन बाद तेरी शादी है ठाकुर साहब की बेटी से। सुशांत कहता है, हाँ पिताजी, बस कल एक काम ख़त्म करके मैं उदयपुर से रवाना हो जाऊंगा और अलवर आ जाऊंगा। अगली सुबह सुशांत रेशमा के साथ अलवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए निकलता है, पर वो कोर्ट की जगह गाड़ी को बाला किला के लिए मोड़ लेता है। रेशमा कहती है, अरे हम ये कहाँ जा रहे हैं? सुशांत कहता है, सरप्राइज़ है मेरी जान तुम्हारे लिए। अचानक सुशांत एक पहाड़ी के पास आकर गाड़ी रोक देता है और रेशमा से कहता है, बाहर आओ रेशमा। रेशमा बाहर आती है तो सुशांत उसकी आंखों को अपनी हाथों से पीछे से बंद कर देता है और कहता है, अब मैं जहाँ जहाँ ले जाऊँ वहाँ बढ़ते रहना। एक बढ़िया सा सरप्राइज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रेशमा कहती है, क्या सुशांत? सुशांत रेशमा को धीरे धीरे खाई के पास ले जाता है और उसे धक्का दे देता है। रेशमा जोर से चीखती है। सुशांत हंसते हुए गाड़ी में बैठता है और वापसी के लिए रवाना हो जाता है। पर कुछ दूर चलने के बाद ही उसे अपने किए का नतीजा मिल जाता है, पर उसे नहीं पता था उसके किए के नतीजे, उसके किए का फल उसे इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद ही एक ट्रक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी कबीर का मोबाइल बंद हो जाता है। वो लड़की जो कबीर के कंधे पर बैठी थी वो और कोई नहीं, रेशमा की आत्मा ही थी और ये कबीर ने अपना पिछला जन्म ही मोबाइल में देखा था।
तभी एक डरावनी आवाज कबीर को आती है। वो कहती है, जिस तरह तूने मुझे सबसे अलग किया, मैं भी तुझे सबसे अलग कर दूंगी। तेरे माँ बाप को, उस डॉक्टर को, उस रमेश को मैंने ही मारा था। तेरे लिए मैंने सबको छोड़ा। रोती थी मैं, पर भी तूने मुझे धोखा दिया। अब तू भी तड़पेगा। तेरे जिगरी दोस्त दीपक की भी मौत होगी। अकेलेपन को तू भी सहेगा। जिस तरह मैं भटक रही हूँ, उस तरह तेरी रूह भी भटकेगी। कबीर कहता है, नहीं, प्लीज नहीं, दीपक को कुछ मत करना। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। अरे अभी तो उसकी शादी हुई है। रेशमा हंसते हुए कहती है, तेरा दोस्त है ना, बस यही उसका कसूर है। कबीर कहता है, पिछले जन्म में मैंने जो किया उसका प्रायश्चित मैं इस जन्म में जरूर करूंगा, पर दीपक को कुछ नहीं होने दूंगा। कबीर अपनी कार स्टार्ट करता है और अलवर के लिए रवाना होता है और उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है और खाई की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, रेशमा, पिछले जन्म में मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, पर अब समझाऊं, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर कबीर पहाड़ी से कूद जाता है और नीचे एक चट्टान पर गिरता है। उसकी वही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट में हमें बताइए कि कौन सही था, रेशमा या कबीर। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी या लाइफ का कोई ऐसा डरावना इंसिडेंट है तो कमेंट करके हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी कहानी आपके नाम के साथ सबको सुनाएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।